हेलो 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 एंड वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ हैं, व्यस्त हैं और अपने जीवन में मस्त हैं, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं जिसकी मस्ती जिंदा है उसी की हस्ती जिंदा है, वरना यूं समझो कि वो जबरदस्ती जिंदा है। तो आइए करते हैं शुरुआत हमारी मस्ती की। आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम बातें करने वाले हैं, एक पूरा रिकैप में करवाऊंगा मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। फिर बातें करेंगे लॉरेंट्ज फोर्स और उसके बाद देखेंगे कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या आप लोग तैयार हैं? चलिए, बहुत बढ़िया। हमने क्या बातें की थी? हमने बातें कुछ इस तरह से शुरू की थी कि सर, यदि एक चार्ज की बात करें, यदि एक चार्ज की प्रॉपर्टीज की बात करें, एक चार्ज की प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन इट्स मोशन, एक चार्ज की प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन इट्स मोशन। तो यदि एक चार्ज रेस्ट पे होगा, यदि एक चार्ज रेस्ट पे होगा तो क्या शो करेगा? तो सर वो शो करेगा सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि एक चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा तो क्या शो करेगा? तो सर वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी शो करेगा। और अगर एक चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बातें मैं कई बार बता चुका हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड। और यदि एक चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट करेगा। बहुत ही शानदार। अब हमने बात ये की कि अगर मान लो ये एक चार्ज पार्टिकल है Q, जो कि किसी v वेलोसिटी से चल रहा है, तो आपने ये बताया कि इसके इर्द गिर्द उत्पन्न होती है, इसके इर्द गिर्द प्रेजेंट होती है मैग्नेटिक फील्ड। और फिर चर्चा कुछ ऐसी हुई कि यदि इस चार्ज पार्टिकल को, यदि इस चार्ज पार्टिकल को, यदि इस चार्ज पार्टिकल को, इफ दिस चार्ज Q is placed, is placed in, किसमें प्लेस कर दिया? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया मेरे भाई। किस में प्लेस कर दिया? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया तुमने इस चार्ज को। इस चार्ज Q को तुमने उठाया और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया, तो क्या होगा? तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। कितना था वो इतना था। किस किस पे डिपेंड करता था? इस पे डिपेंड करता था। क्या होता था ये फोर्स? ये फोर्स कुछ ऐसा होता था, F इक्वल टू क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा। क्या होता था ये फोर्स? F इक्वल टू क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा। मतलब ये डिपेंड करता था चार्ज की वैल्यू पे, उसकी वेलोसिटी पे, मैग्नेटिक फील्ड एंड द एंगल बिटवीन द चार्ज एंड वेलोसिटी। यानी इसको आपने लिखा F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। F इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी, ऐसा आपने लिखा था इसको। बिल्कुल सही जवाब। अब मैंने पूछा था कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो आपने बोला कि सर ये फोर्स जो होगा ना, ये म्यूचुअली पर। सारी इंपॉर्टेंट बातें देखो, बातों बातों में तुमको मैं बता रहा हूं, सारी महत्वपूर्ण पॉइंट, सारे टेक्निकल पॉइंट बातचीत में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एक एक बात जो हम लोगों ने लिखी थी क्विकली आपको सारी मैं बता रहा हूं। आपने बताया कि सर जो डायरेक्शन होगी फोर्स की, आपने बताया कि सर जो डायरेक्शन होगी फोर्स की, डायरेक्शन जो होगी है ना, वो कहाँ होगी? फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? फोर्स की डायरेक्शन आपने बताई कि ये होगी परपेंडिकुलर टू बोथ, परपेंडिकुलर टू बोथ बी एंड बी। और कैसे निकालते हैं क्रॉस प्रोडक्ट? कई बार हमने किया, वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी। फिंगर ओपन करो वी की डायरेक्शन में, क्लोज करो बी की डायरेक्शन में, तो थंब देगा डायरेक्शन आपको किसकी? वी क्रॉस बी की। इसके बाद हमने क्या बात की? इसके बाद हमने केसेस देखे। इसके बाद हमने क्या बात की? इसके बाद हमने केसेस देखे। पहला केस हमने क्या देखा? पहला केस हमने कुछ ऐसा देखा। पहला केस हमने देखा कि अगर जो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको मैं लगा दूं कुछ ऐसे, कैसे? ऐसे ऐसे। और चार्ज जो है, चार्ज उसको मैं मूव करवा दूं ऐसे ऐसे। कैसे कैसे? ऐसे ऐसे। कैसे कैसे? अरे कैसे कैसे? ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे। क्या मतलब है सर इस बात का?
इस बात का मतलब कुछ ऐसा है कि या तो चार्ज को आप मूव करवा दो क्लॉकवाइज, या तो मूव करवा दो एंटी क्लॉकवाइज, या तो चार्ज को मूव करवा दो क्लॉकवाइज, सॉरी सॉरी क्लॉकवाइज क्या बोल रहा हूँ, या तो अलोंग द डायरेक्शन यानी पैरेलल, या तो एंटी पैरेलल। तो पहला केस बन गया कि जो एंगल है बी और बी के बीच का वो या तो 0 डिग्री है या तो 180 डिग्री है। तो दोनों ही केसेस में, दोनों ही केसेस में, दोनों ही केसेस में फोर्स नहीं लगेगा, एक्सेलरेशन 0 होगा, यानी बॉडी मूव करेगी कांस्टेंट वेलोसिटी से। क्यों फोर्स नहीं लगेगा? क्योंकि थीटा 0 तो साइन थीटा 0, थीटा 180 तो साइन थीटा 0, फोर्स 0 एक्सेलरेशन 0। और यदि एक्सेलरेशन 0, और यदि एक्सेलरेशन 0 तो बॉडी मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। बॉडी moves with constant वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से बॉडी चलती रहेगी। ये बात हम लोग समझ चुके हैं, नई बात है क्या? नहीं है। फिर इसके बाद हमने क्या बात की थी? इसके बाद हमने बात की थी कि अगर 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 दूसरा केस कि आपने 90 डिग्री पे भेज दिया, आपने सर आपने क्या किया, आपने कुछ ऐसा किया कि जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो इसकी बात भी हमने काफी डिटेलिंग में कर ली थी कि जैसे मान लो दो दो बातें बताई थी कि अचानक से मैग्नेटिक फील्ड चालू कर दी, और या तो एक पार्टिकल चलता हुआ आया खचाक से मैग्नेटिक फील्ड में घुसा, तो क्या होगा? दो बात हम लोगों ने, याद है तुम लोगों को? भूल गए? गला बिल्कुल साथ नहीं दे रहा है मेरा, आई एम रियली सॉरी। मेरी आवाज़ तुम लोग को थोड़ी अजीब सी लग रही होगी, पता नहीं क्या। तो क्या, तो कुछ ऐसी बात है कि ये रहा चार्ज जिसको आपने रख दिया मैग्नेटिक फील्ड में, क्यू चार्ज। मैग्नेटिक फील्ड में जैसे ही प्लेस किया, किस वेलोसिटी से चल रहा है? v वेलोसिटी से चल रहा है। तो कहां लगेगा इस पे फोर्स? F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, इजंट इट? है ना? F इक्वल टू क्यू वी, वी इधर क्रॉस बी। तो इस पे लगेगा एक ऊपर की दिशा में फोर्स, इस पर लगेगा एक ऊपर की दिशा में फोर्स, जिसके कारण क्या होगा? ये टर्न करेगा और जाएगा, घूम फिर के ऐसे आ जाएगा। तो ये इसका पाथ क्या होगा? सर्कुलर पाथ। ये बातें कर चुके हैं हम लोग, है ना? सेंट्रीपिटल फोर्स किसने प्रोवाइड किया था? मैग्नेटिक फोर्स ने प्रोवाइड किया था। तो आपने लिख दिया कि एम वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई आर इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। साइन 91 होता है, मालूम है हम लोगों को, है ना? तो यहाँ से आपने आर की वैल्यू निकाल दी थी, कितनी निकाली थी? एम वी डिवाइडेड बाई क्यू बी। और भी कई सारी बातें निकाली थी, क्या क्या निकाली थी निकाल ही देते हैं 2 मिनट में। टाइम पीरियड निकाला था आपने, कितना निकाला था? टाइम पीरियड होता है 2πr डिवाइडेड बाई वी। तो इसको आपने लिख दिया टाइम पीरियड को 2π mv बाई क्यू बी डिवाइडेड बाई वी। तो ये कितना बन गया? ये बन गया 2πm बाई क्यू बी। ये बन गया, डायरेक्टली लिख देता हूँ मैं इसको, 2πm बाई क्यू बी। तो इंटरेस्टिंग बात क्या थी इसमें? इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या थी? इसमें इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जो टाइम पीरियड है, इसमें इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जो टाइम पीरियड है वो इंडिपेंडेंट है रेडियस के। वो इंडिपेंडेंट है रेडियस के, वो इंडिपेंडेंट है वेलोसिटी के। आप किसी भी वेलोसिटी पे भेजो, किसी भी रेडियस में वो पार्टिकल घूम रहा है, उससे टाइम पीरियड को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये बातें हम देख चुके थे। अब अगली बात हम करने जा रहे हैं। अगली बात हम क्या करने जा रहे हैं कि ना तो आप 90 डिग्री पे भेज रहे हो, और ना ही आप ना ही आप 90 डिग्री पे भेज रहे हो, और ना ही आप किसी 0 या 180 एंगल पे भेज रहे हो। आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, आप प्रोजेक्ट कर रहे हो चार्ज प्रोजेक्टेड एट थीटा। कोई रैंडम एंगल थीटा पे भेज रहे हो आप, ठीक है? आप किसी रैंडम एंगल थीटा पे भेज रहे हो, 0 से 90 के बीच का कोई भी एंगल हो सकता है। ओके, समझना जरा केस क्या होने वाला है, कंडीशन क्या होने वाली है, मजे आने वाले, इंटरेस्टिंग बात है, देखते चलना।
तो ये आपने लगा दी मैग्नेटिक फील्ड, ऐसी 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 कैसी 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 ऐसी ऐसी ऐसी, बहुत बढ़िया। ये लगा दी आपने मैग्नेटिक फील्ड, और यहां से आपने प्रोजेक्ट कर दिया है चार्ज। यहां से आपने प्रोजेक्ट कर दिया चार्ज। ओके, तो आपने चार्ज प्रोजेक्ट कर दिया किसी v वेलोसिटी पे, किसी थीटा एंगल पे। चार्ज आपने कर दिया प्रोजेक्ट, देखते चल रहे हैं ना, ये एक्सेस है मान लो। अब ये आपने v वेलोसिटी किसी थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट कर दी। देख रहे हो क्या सब लोग? ध्यान है सबका कि मेरे अकेले का ध्यान है? v वेलोसिटी, v वेलोसिटी, v वेलोसिटी, थीटा एंगल, बहुत बढ़िया। क्या करें? रिजॉल्व करते हैं सबसे पहले तो साइन थीटा कॉस थीटा कर दो, सर रिजॉल्व कर दो, इसको रिजॉल्व कर दो। साइन थीटा कॉस थीटा क्या बन जाएगा? ये एक कंपोनेंट बन जाएगा वी कॉस थीटा, कहाँ पे? ये बन गया वी कॉस थीटा। दूसरा कंपोनेंट आ गया वी साइन थीटा। ठीक है, दूसरा कंपोनेंट क्या आ गया? वी साइन थीटा, वी कॉस थीटा, वी साइन थीटा, ये तुम्हारे आ गए कंपोनेंट्स। वी कॉस थीटा, वी साइन थीटा, ये तुम्हारे आ गए कंपोनेंट। बहुत बढ़िया, आ गए ना? बिल्कुल आ गए। तो क्या करें हम? तो अब ये देखो कि जो एक कंपोनेंट है वी कॉस थीटा, ये अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक, सुनते चलना बात ध्यान से, मजा आ जाएगा, बिल्कुल जीवन का आनंद आ जाएगा। वी कॉस थीटा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, वी कॉस थीटा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, एक वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो क्या उसके कारण पार्टिकल पे कोई फोर्स लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? एंगल जीरो। और दूसरा कंपोनेंट वी साइन थीटा कितने एंगल पे? 90 डिग्री पे। उसके कारण घूमना चाहेगा। मतलब अर्थ क्या निकला इस बात का? मीन्स व्हाट? आउटकम क्या निकली? आउटकम ये निकली, आउटकम ये निकली, ध्यान देने वाली बात ये है, समझने वाली बात ये है कि ड्यू टू वी कॉस थीटा, ड्यू टू वी कॉस थीटा, पार्टिकल मूव्स with कांस्टेंट वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन करेगा, एंड ड्यू टू वी साइन थीटा, ड्यू टू वी साइन थीटा, इट undergoes सर्क्युलर मोशन। समझ में आ रही है बात? मतलब ये सोचो कि मेरा हाथ है, मैं इसको एक वी साइन थीटा की वजह से सर्कल में घुमाना चाह रहा हूँ, और वहीं पे एक वी कॉस थीटा बैठा हुआ है, वो बोल रहा है कि नहीं भाई आगे भी बढ़ना है अपने को, आगे भी चलना है, बैठे नहीं रहना है यहाँ। कॉस वी साइन थीटा घुमा रहा है इसको, और वी साइन थीटा इसको, सॉरी वी कॉस थीटा इसको आगे लेके, देखो पाथ कैसा बना, वी साइन थीटा साइन, वी कॉस थीटा आगे आ जा बेटे, ये ले गया इसको आगे। वी साइन थीटा बोल रहा है मैं तो यही घूमूंगा, बोला चल आगे, ले गया इसको। समझे क्या? नहीं समझे? वी साइन थीटा इसको घुमा रहा है सर्कल में, और वी कॉस थीटा बोला कि नहीं अब सर्कल में रुकना, तो आगे जाना है, तो आगे ले गया, आगे ले गया इसको। यानी इस तरह का कुछ क्या कहते हैं इसको? क्या कहते हैं इसको? क्या पाथ है इसका? क्या पाथ है भाई साहब इसका? हेली कल
आना। हेली को बोलो कल आना। हेलिकल पाथ, ठीक है, हेलिकल पाथ, हेलिकल पाथ है इसका। तो हेलिकल पाथ है। अब मैं बात करूंगा इसके रेडियस की। ये जो रेडियस दिख रहा है ना, रेडियस ऑफ द हेलिक्स, ये एक्सिस ऑफ हेलिक्स है, इसका रेडियस है। तो अब अगर मैं रेडियस निकालना चाह रहा हूँ, तो आप मुझको ये बताओ, रेडियस निकालने के लिए, ये एक्सिस ऑफ हेलिक्स है, जो हरी लाइन बनाई है ना, ये एक्सिस ऑफ हेलिक्स है। रेडियस निकालने के लिए कौन सा कंपोनेंट मेरे काम का है, वी साइन थीटा या वी कॉस थीटा? फंडा वही लगाऊंगा मैं, फंडा वही लगाऊंगा, कोई नई बात नहीं लगाऊंगा, जो अभी तक सीखा है वही लगाएंगे। कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो प्रोवाइड करवाया जा रहा है मैग्नेटिक फोर्स के द्वारा, है ना। सेंट्रीपिटल फोर्स होता है एम वी स्क्वेयर बाई आर, लेकिन इसमें खेल होने वाला है। और इसको आपने लिखा, क्या लिखा, क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है, ये लिखा आपने। अब सवाल मेरा ये है, सवाल मेरा ये है कि यहाँ पे कौन सी कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की बात कर रहे हैं? सर आप सर्कल जो बोल रहे हो ना, वो वी साइन थीटा के द्वारा लग रहा है। तो क्यों ना सीधे सीधे इस एक्सप्रेशन में मैं यही लिख दूं कि जो मेरा आर था वो था एम वी बाई क्यू बी। तो वी के बदले में स्ट्रेट फॉरवर्ड ले लेता हूँ वी साइन थीटा, कि वही तो हमारे काम का कॉम्पोनेंट है, डिवाइडेड बाई क्यू बी, आर इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी। वी को मैंने ले लिया वी साइन थीटा, क्योंकि वही तो कंपोनेंट है जो कि पार्टिकल को सर्कल में घुमा रहा है, वही तो कंपोनेंट है जो रेस्पॉन्सिबल है सर्कुलर मोशन के वी क्रॉस बी। और ये सर्कल बन कैसा रहा है, ये ऐसा बन रहा है, ऐसा, बोर्ड के अंदर बोर्ड के बाहर, बोर्ड के अंदर बोर्ड के बाहर, ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, है ना। ये आपके पास रेडियस आ गया। टाइम पीरियड भी निकाल सकते हो। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम पीरियड का फॉर्मूला भी आपको मालूम है क्या होता है? टाइम पीरियड का फॉर्मूला अभी अभी आप लोगों ने क्या लिखा था? 2 पाई m/क्यू बी, 2 पाई m/क्यू बी। बहुत बढ़िया, डब्बे में डाल दी इस बात को भी आपने, इस बात को भी आपने डब्बे में डाल दिया। तो रेडियस मिल गया, टाइम पीरियड मिल गया, रेडियस मिल गया, टाइम पीरियड मिल गया। अब मैं एक इंपॉर्टेंट टर्म बताने वाला हूँ, पिच। तो पिच पहले हम लोग समझते हैं, फिर हम लोग लिखते हैं। पिच देखो क्या होता है, पिच बेसिकली होता क्या है? इंटरेस्टिंग बात है पिच, बहुत इंटरेस्टिंग बात। पिच एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन है। जैसे ये बॉटल है, बॉटल के अंदर पानी है, पानी को हम लोग पीते हैं, नहीं, इस बात का पिच से कोई लेना देना नहीं है। पिच का लेना देना इस बात से कि इस बॉटल के ऊपर एक ढक्कन है, और इस ढक्कन को आप घुमाओगे, और जब आप इसको घुमाओगे ये घूमेगा, और जब ये घूमेगा तो ये ऊपर भी उठेगा। तो आप इसको घुमा रहे हो और इसके घूमने के कारण ये ऊपर उठ रहा है। चलो तुमको मैंने इसके ऊपर बैठा दिया, फील करना, फील फील कर, तो फील, नहीं, इसके ऊपर बैठो, तो मैं घुमा रहा हूँ, घूम रहे हो, सर घूम रहे हैं, लेकिन हम तो घूमते घूमते ऊपर भी उठ गए। तो ध्यान से देखो, घूम रहा है, घूमते घूमते ऊपर भी उठ रहा है, ओ ओ ओ ओ, घूमते घूमते ऊपर भी, ऊपर भी उठ रहा है घूमते। क्या बात हुई भाई अपनी, क्या बोल रहा था मैं, हाँ। तो वो लीन एक कंप्लीट रोटेशन में, एक कंप्लीट रोटेशन में कोई भी बॉडी कितना लीनियर डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करती है, कितना लीनियर डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, ये कहलाती है पिच, ठीक है। तो पहले पिच का मैं फॉर्मूला बताता हूँ, फिर सेपरेटली डिफाइन भी करूंगा। चिंता मत करना कि मास्टर ने तो सिर्फ बातों में निपटा दिया, लिखवाऊंगा एक एक, अगले पेज पे पूरा रिटर्न प्रिंटेड आ रहा है, देख रहे हो ये सब, क्या बिल्कुल ऐसे है, क्या देख रहे हो?
पहले समझ तो ले। चलो, तो पिच बेसिकली क्या है? पिच बेसिकली लीनियर डिस्टेंस है। पिच वो लीनियर डिस्टेंस है जब तक पार्टिकल टी टाइम पीरियड में, सुनो, एक कंप्लीट रोटेशन का जो टाइम होता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं। कि ढक्कन, ढक्कन वो नहीं कह रहा हूं, ढक्कन 360 डिग्री कितने समय में घूमा वो उसका टाइम पीरियड है। चार्ज पार्टिकल 360 डिग्री कितने टाइम में घूमा वो उसका टाइम पीरियड है। लेकिन ये मेरा हाथ यहाँ पे वापस यहीं पे आना चाहिए, मतलब ऐसे यहां पे आना चाहिए। इस प्रक्रिया में मैं आगे भी तो बढ़ गया हूं। ओ, नहीं समझे? इस प्रक्रिया में मैं आगे भी तो बढ़ गया हूं। ओ, तो यही तो है पिच। तो पिच को आपने क्या लिख दिया? पिच को आपने लिख दिया ये वो डिस्टेंस है, ये वो डिस्टेंस है जो कि बॉडी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अपनी स्पीड पे चलते हुए टी टाइम में ट्रेवल करेगी। इसको मैं इंग्लिश में लिखवा दूंगा, चिंता मत करना। तो ये बन गया v cos थीटा इंटू टी। ठीक है, ये बन गया v cos थीटा इंटू टी। तो पिच को हमने डिफाइन कैसे किया? पिच को हमने डिफाइन किया एज द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द चार्ज पार्टिकल इन वन रिवॉल्यूशन और इन वन टाइम पीरियड, और इन वन टाइम, या तो वन रिवॉल्यूशन कह लो या तो वन टाइम पीरियड कह लो, एक ही बात है। पिच का फॉर्मूला क्या आ गया? पिच का फॉर्मूला आ गया v cos थीटा यानी vx इंटू टी। पिच का फॉर्मूला आ गया, पिच का फॉर्मूला आ गया vx इंटू टाइम पीरियड t। तो vx को आपने लिख दिया कितना? vx को आपने लिख दिया v cos थीटा इंटू टी। टी को आपने लिख दिया 2πm डिवाइडेड बाई क्यू बी। तो ये पिच का फॉर्मूला आ गया। क्या आ गया? पिच का फॉर्मूला। ठीक है, ठीक, लिख लो भाई, ये सब बातें काम की बातें, काम की बातें, काम की बातें, बहुत ज़्यादा काम की बातें। लिखो, लिख लो, लिख लो, लिख लो, लिख डन। चलो चलो चलो, तो हमने क्या बातें की अभी? अभी हमने ऐसी बातें की कि यदि किसी चार्ज पार्टिकल को आपने थीटा एंगल पे फेंका तो वो हेलिकल पाथ में घूमेगा। उसका जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो प्रोवाइड करवाया जाएगा उसके मैग्नेटिक फोर्स के द्वारा। और रेडियस का फॉर्मूला होगा आर इक्वल टू एम, आर इक्वल टू एम वी परपेंडिकुलर, एक पैरेलल कंपोनेंट है, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, डिवाइडेड बाय क्यू बी। और परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना है? ये है वी साइन थीटा। कितना है? ये है वी साइन थीटा, है ना? ठीक है, तो ये आप लोगों ने लिख दिया आपका एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस, बहुत शानदार। फिर इसके बाद आपने बात कर ली टाइम पीरियड की। टाइम पीरियड आपने लिख दिया टी इक्वल टू 2πm/क्यू बी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, है ना? ये तो इंडिपेंडेंट होता है वेलोसिटी और रेडियस के। फिर आपने बात कर ली पिच की। ये रहा पिच आपके सामने, पूरी चर्चा हम लोगों ने कर ली पिच की काफ़ी डिटेलिंग में। मेरा मानना है कि इतनी बातें काफ़ी हैं, इतने आ जाता है। चलो अब बातें बढ़ाते हैं आगे। अब मान लो कि यदि किसी चार्ज पार्टिकल पे, मान लो कि किसी चार्ज पार्टिकल पे मायावी शक्तियों का प्रकोप है। मतलब मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक दोनों फील्ड्स लगा दी आपने। तो क्या होगा? उस पर दोनों फोर्सेस लगेंगे। उस पर जो फोर्स लगेगा वो ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड एंड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों होंगे। इतनी सी बात है। तो इसको हम क्या लिख देंगे? इसको हम लिख देंगे मैग्नेटिक फोर्स जो कि होता है क्यू वी बी साइन थीटा, प्लस इलेक्ट्रिक फोर्स जो कि होता है क्यू टाइम्स ई। तो ये बन जाएगा आपका टोटल फोर्स, ये बन जाएगा आपका टोटल फोर्स। ओके, ये कितना बन गया? ये बन गया एफ इक्वल टू क्यू टाइम्स ऑफ, एफ इक्वल टू क्यू टाइम्स ऑफ, एफ इक्वल टू क्यू टाइम्स ऑफ वी
क्रॉस बी प्लस ई। ठीक है, तो ये है एक्सप्रेशन किसका मेरे भाई, ये है एक्सप्रेशन लॉरेंट्ज फोर्स। ठीक है, क्या डेफिनेशन बन गई लॉरेंट्ज फोर्स की, कि जब एक चार्ज पार्टिकल को आपने ऐसी जगह पे भेज दिया जहाँ पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हैं, एक चार्ज पार्टिकल वा को तुमने इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक दोनों फील्ड में भेज दिया, तो क्या होगा, तो उस रीजन में उस पर दोनों फोर्स लगेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा, मैग्नेटिक भी लगेगा। और वो कितना होगा, वो कुछ इतना होगा, वो कितना होगा, वो कुछ इतना होगा, इतना होगा, इतना होगा, इतना, ये लिख लो, इतना लिख लो। लिख लिया, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो, क्या ऐसी कंडीशन हो सकती है, क्या ऐसी कंडीशन हो सकती है, इज इट पॉसिबल, इज इट पॉसिबल दैट द चार्ज पार्टिकल पार्टिकल continues its uniform motion in presence of in presence of both electric as well as magnetic field, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, कैसा संभव है ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड भी लग रही है, मैग्नेटिक फील्ड भी लग रही है, लेकिन चार्ज पार्टिकल टच से मस नहीं हो रहा है, वो जैसे चल रहा था वैसे ही चलता जा रहा है। क्या ये बात संभव है, बोलो, हो सकता है क्या ऐसा, पता नहीं सर, लग तो नहीं रहा है। चलो देखते हैं। मान लो अगर ये चार्ज पार्टिकल है क्यू, जो कि किसी v वेलोसिटी से चलता जा रहा था, मजे से, क्यू चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से चलता जा रहा था, आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाई अंदर की दिशा में, ऐसी, कैसे, ऐसी, कैसे, ऐसी, v क्रॉस b, v क्रॉस b, v क्रॉस b। ठीक है, तो इस पे लगेगा एक फोर्स, पे लगेगा एक फोर्स ऊपर की तरफ, इस पे लगेगा एक फोर्स ऊपर की तरफ, एफ इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, क्यू वी बी क्रॉस बी, बी अंदर है तो ये फोर्स लग रहा है इस पे ऊपर की दिशा में। फोर्स कहाँ लग रहा है मेरे भाई, ऊपर की दिशा में लग रहा है मेरे भाई, बोलो मेरे भाई, ये लग रहा है ऊपर की दिशा में मैग्नेटिक फोर्स। अब यदि अब यदि इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लगने वाला फोर्स, इसको निपटा दे, इसको कैंसल आउट कर दे, तो कैसा रहेगा, बहुत मस्त रहेगा। कहाँ लगा दूं मैं इलेक्ट्रिक फोर्स, मैं इलेक्ट्रिक फोर्स लगा देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लगा दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने लगा दी नीचे, ये लगा दी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यदि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यदि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, यहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, यहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स, दिस इज दी इलेक्ट्रिक फोर्स, कितना ये क्यू ई है। तो मतलब ये संभव है, इस कंडीशन में तो संभव है ना, कि अगर, अगर इफ, यदि, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स आपस में बराबर हो जाए, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स आपने बराबर सेट कर दिया, इक्वल टू क्यू बी क्रॉस बी, वी और बी के बीच में एंगल तो 90 डिग्री कर दिया मैंने, साइन 91 कर दिया मैंने, है ना, समझ में आती है ना बातें। इक्वल टू फोर्स इलेक्ट्रिक जो कि है क्यू टाइम्स ऑफ ई, तो पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा और इसकी कांस्टेंट वेलोसिटी दी जाएगी ई बाय बी से,
दिस इज द कांस्टेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी विथ विच द पार्टिकल इज गोइंग टू मूव। पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन करेगा दोनों की प्रेजेंस में, और उसकी स्पीड, डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही, उसकी वेलोसिटी दी जाएगी इस, दिस इज गोइंग टू बी द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ये है स्पीड उसकी, ठीक है। और अपनी डायरेक्शन, देख लो, काम की बातें, जितनी बातें मेरे दिमाग में आती हैं, जितनी काम की बातें तुम्हारे इसमें को कहीं पे भी देखने को मिल सकती है, मैं सारी बता देता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं सर ये सिलेबस में नहीं, वो सिलेबस में नहीं, ये पढ़ा वो पढ़ा, अब ऐसा नहीं, ऐसा नहीं हो, ठीक है। जो बातें काम की हैं, जो पता है कि हाँ ये कहीं ना कहीं तुम देख सकते हो, वो मैं पढ़ा देता हूँ। चलो हो गया, डन। अब एक ऐसा टॉपिक जो आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं बहुत शॉर्ट में समझाऊंगा इसको, और ऐसा समझाऊंगा कि आपका काम हो जाएगा। यदि कहीं पे आपको किसी स्टेट बोर्ड में, कि कहीं पे किसी कॉम्पिटिटिव में, सीयूईटी में, नीट में, मेंस में, कहीं पे अगर कभी आपको देखने को मिल गया साइक्लोट्रॉन, तो आप अपना काम कर दोगे, ठीक है। वैसे तो ये नॉट इन सिलेबस ऑफ सीबीएसई बोर्ड्स है, नॉट इन सिलेबस है, चलो हम लोग शॉर्ट में इसको देखेंगे। साइक्लोट्रॉन बेसिकली क्या होता है ना, एक ऐसी डिवाइस है जो कि चार्ज्ड पार्टिकल्स को एक्सिलरेट करेगा। सवाल उठता है कि क्यों करेगा, सवाल उठता है कि क्यों करेगा, जेन्युइन सवाल है। तो आंसर ये है कि जब चार्ज पार्टिकल्स को एक्सिलरेट करवाया जाता है, जवाब ये है कि जब चार्ज्ड पार्टिकल्स को एक्सिलरेट करवाया जाता है, तो वो गेन करते हैं एनर्जी, ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। और ये जो अब हाईली एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल्स बन गए हैं, इनकी एनर्जी को आप यूज कर सकते हो कहीं किसी रिएक्शन के लिए, किसी दूसरे पर्पस के लिए, न्यूक्लियर रिएक्शंस में आप टारगेट करवा सकते हो, ठीक है। तो ये चार्ज पार्टिकल्स को हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी तक एक्सेलरेट करवाने में जो डिवाइस काम आएगी, जो मैकेनिज्म काम आएगा, जो टेक्नोलॉजी काम आएगी, वो कहलाएगी साइक्लोट्रॉन। तो इट्स अ डिवाइस यूज टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल्स और आयंस टू हाई एनर्जी, ओके। किन्होंने इन्वेंट किया था, ये भाई साहब ने इन्वेंट किया था, ई ओ लॉरेंस और एम एस लिविंगटन ने, सन 1934 में किया था। प्रिंसिपल क्या है इसका, प्रिंसिपल वही है जो आपने अभी अभी सुना, जो आपने अभी अभी पढ़ा। क्या पढ़ा आपने, क्या पढ़ा आपने, क्या प्रिंसिपल पढ़ा आपने? प्रिंसिपल है, व्हेन अ चार्ज्ड पार्टिकल और आयन इज मेड टू मूव अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन इन हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक। अब देखो, जो हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इसमें मैं एक टर्म हाईलाइट कर रहा हूं, एक टर्म हाईलाइट कर रहा हूं मैं, स्टार बना के, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड? ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब आप एक चार्ज पार्टिकल को ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट करते हो, तो वो एक्सिलरेट होता है, और क्या करता है, एंड इट एक्वायर्स सफिशिएंटली लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। आइए जरा समझते हैं, आइए जरा समझ, क्या कंस्ट्रक्शन होता है इसका, आपको इसका कंस्ट्रक्शन बताता हूँ। 3D डायग्राम आपको बनाने की, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ बनाने की। देखो बेसिकली क्या है ना, बात ऐसी है कि दो डीज चाहिए हमें, ज़रा ध्यान से। ये
एक, दूसरी, ये डीज हैं, ये आप 3D स्ट्रक्चर देख रहे हो इसका, साइड व्यू देख रहे हो आप इसका। ये जो है आप क्या देख रहे हो, साइड व्यू देख रहे हो, साइड व्यू, साइड, ठीक। और चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, चार्ज पार्टिकल, ये चार्ज है क्यू, तो आपने प्रोजेक्ट किया, ये आगे बढ़ा गया, जैसे इसमें एंटर करेगा वैसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के कारण इसका पाथ टिल्ट होगा, और फिर जब बाहर निकलेगा तो स्ट्रेट निकलेगा, फिर अंदर एंटर करेगा, पाथ टिल्ट होगा, फिर यहाँ पे से निकलेगा, इस तरह से घूमते 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 बहुत ही हाई वेलोसिटी के साथ, बहुत ही हाई एनर्जी के साथ ये बाहर निकलेगा। अब ये जो बीच वाला रीजन है, ये जो बीच वाला रीजन है, ठीक है, ये जहाँ पे कुछ भी नहीं है दिख रहा है आपको, यहाँ पे है, यहाँ पे है ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक। इसका पर्पस बताता हूँ, इसका पर्पस बताता हूँ। इसका पर्पस कुछ ऐसा है, सवाल वाई ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, सवाल है कि ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों। इसका पर्पस आपको बताता हूं कि अगर एक चार्ज पार्टिकल आपने ले लिया, अगर एक चार्ज आपने ले लिया, ठीक है, सुनना, आपने जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई ई, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये एक्सेलरेट होगा, इस पर एक फोर्स लगेगा, है ना, और इसमें एक्सेलरेशन आएगा, बिल्कुल आएगा, जिसके कारण ये एक पॉइंट ए से किसी दूसरे पॉइंट बी तक गया, ठीक है, किसी एक पॉइंट ए से किसी दूसरे पॉइंट बी तक गया। अब ए से बी तक जाने में इसने अपनी वेलोसिटी गेन कर ली, एक पॉइंट ए से मान लो दूसरे पॉइंट बी तक जाने में एक्सेलरेट हुआ ना, ये इसने अपनी वेलोसिटी गेन कर ली, इसने अपनी वेलोसिटी गेन कर ली, ए से बी तक जाने में स्पीड बढ़ गई उसकी। जैसे ही वो बी में पहुंचेगा वहां पे क्या है, जैसे ही वो बी में पहुंचा वैसे ही वहां पे क्या है, बी, इस पूरे रीजन में जो पूरी डी है ना, इनको डीज कहते हैं, डीज, तो हम कहते हैं डीज, डीज, ठीक है। तो जैसे ही आप इस रीजन में पहुंचे, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके रखिए अंदर की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके रखिए अंदर की डायरेक्शन में, ओके। और जैसे ही चार्ज पार्टिकल यहाँ पहुंचा तो V क्रॉस B घूम गया वो सर्कल में। अब जब बाहर निकलेगा, जब बाहर निकलेगा, जब C से D जाएगा, मान लो अब ये C से D जा रहा है ना, तो A से B में, फॉर एग्जाम्पल A से B में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये रखी थी, तो C से D में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगी, जिसके कारण अब चार्ज पार्टिकल दूसरी डायरेक्शन में एक्सिलरेट करेगा और उसकी वेलोसिटी फर्दर इंक्रीज करेगी, वेलोसिटी और बढ़ेगी, वेलोसिटी फर्दर इंक्रीजेस, ठीक है। अब फिर यहां पे करेगा, घूम फिर के निकलेगा, फिर वेलोसिटी बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, मतलब अंततः जब ये फाइनली निकलेगा तब ऑफ एनर्जी, भयंकर अमाउंट ऑफ वेलोसिटी सिटी से निकलेगा, इतनी बात आप समझो, ठीक है। तो बाकी बातें पूरी पूरी वही है। कंस्ट्रक्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या होता है, इसमें दो डब्बे होते हैं, दो डीज होते हैं, दो हॉलो शेप्ड डीज, ठीक है, मेटेलिक चैम्बर्स के, और डीज जो है ये कनेक्टेड होते हैं हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर के। ऑसिलेटर क्या करवाएगी, ऑसिलेटर क्या करवाएगी, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करवाएगी, ठीक है, जो कि गैप ऑफ द डीज में होते हैं, जो कि गैप ऑफ द डीज में लगती है। और ये पूरा अरेंजमेंट जो है, पूरा अरेंजमेंट प्लेस होता है दो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट के पोल्स के बीच में, ओके। द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रोमैग्नेट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डीज, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसी है, या तो अंदर या तो बाहर, और ये हैं दो डीज, ये हैं दो डीज, ठीक है, ये हैं दो डीज 3D में अंदर ऐसे बने हुए हैं, ऐसे बने हुए हैं, ऐसे डब्बे इमेजिन कर लो बड़े से, ये बड़े बड़े मैग्नेटिक फील्ड उनके परपेंडिकुलर है ऐसी, ठीक है। चलो चलो चलो, बाकी सारे फॉर्मूले वैसे रहने वाले हैं, कोई भी चेंज नहीं होने वाला है इसमें। रेडियस mv/q भी जो आप देख चुके हो। अब टाइम टेकन, सुनो, टाइम पीरियड हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, एक सेमी सर्कल में घूमने के समय की अगर मैं बात करूं, अगर मैं इतने समय की बात करूं, तो टोटल टाइम पीरियड का आधा होगा ना वो,
इतने समय की बात करूं, टोटल टाइम पीरियड का आधा होगा ना वो? क्यों भाई? बिल्कुल होगा। तो जो तो जो टाइम है सेमी सर्कल कंप्लीट करने का वो है पाई एम बाई क्यू बी। कितना है वो? पाई एम बाई क्यू बी। कितना है वो? पाई एम बाई। आप किसी भी सेमी सर्कल में चले जाओ, आपको मालूम है कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर। इंडिपेंडेंट। स्पेलिंग सही लिखे ना मैंने? स्पेलिंग कई बार गलत लिख देता हूं, मैं बता रहा हूं पहले ही। इंडिपेंडेंट ऑफ आर एंड वी। तो टाइम तो सेम रहने वाला है, ठीक है? टाइम तो सेम रहने वाला है। टोटल टाइम की बात करोगे इंटू 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, मालूम है आपको, कोई नई बात इसमें नहीं है। चलो तो बातें बढ़ा देते हैं आगे। फ्रीक्वेंसी की बात करोगे, फ्रीक्वेंसी होती है 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो एक्सप्रेशन में उठा के रख दो, ये बन गया क्यू बी डिवाइडेड बाई 2 पाई एम। ओके। एनर्जी की अगर आप बात करो तो कितनी बन जाएगी एनर्जी? एनर्जी बन जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है। अब v को क्या लिख दोगे आप? v को क्या लिख दोगे? आपने लिखा r इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी। तो v का एक्सप्रेशन यहां से निकालो, v इक्वल टू क्यू बी आर डिवाइडेड बाई m। यहां पे उठा के रख दो v स्क्वायर यानी q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइडेड बाई m स्क्वायर। ठीक है, m से m निपट गया, m से m निपट गया। ठीक, m से m कैंसिल हो गया। बहुत बढ़िया। चलो तो बातें बढ़ाते हैं आगे, बातें बढ़ाते हैं आगे। टोटल एनर्जी एक्वायर्ड बाय द चार्ज ड्यूरिंग n रिवॉल्यूशन। अब अगर मैं n रिवॉल्यूशंस की बात करूं तो वो कितना हो जाएगा? वो कितना हो जाएगा? सुनना जरा ध्यान से, ये इंटरेस्टिंग बात है और इंपॉर्टेंट भी है। एक रिवॉल्यूशन की बात करूं, सुनो, एक रिवॉल्यूशन की बात करूं, चित्र देखो, चित्र यहां पे बना देता हूं। एक रिवॉल्यूशन की बात करूं, सुनना सुनना सुनना। एक रिवॉल्यूशन की बात करूं अगर मैं, ये दोनों डीज के बीच में, D1 और D2 के बीच में जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है ना, आपको मालूम है कि इसकी वजह से यहाँ पे कुछ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड है। इसकी वजह से यहाँ पे कुछ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो अगर मैं एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन की बात करूं, मतलब पार्टिकल गया घूम फिर के इधर आया और फिर घूम फिर के इधर आया, है ना? अगर मैं इसकी बात करूं, एक रिवॉल्यूशन में, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में ये D1 D2 और D2 D1, मतलब 2 बार पार कर रहा है ये डीज को। नहीं समझे? इन 1 रिवॉल्यूशन, ठीक है, चार्ज crosses D1 and D2 twice। D1 and D2 twice। तो एक रिवॉल्यूशन में एनर्जी गेन कितनी हो जाएगी? एक बार में QV, एक बार में एनर्जी कितनी गेन होगी? Q टाइम्स ऑफ V। Q टाइम्स ऑफ V, मतलब जब एक बार ये पार करेगा तो QV, वर्क डन इक्वल टू QV होता है ना, मालूम है ना हमको। फिर से घूम के आ गया तो 2QV। तो मतलब एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में 2 टाइम्स ऑफ QV, इतनी एनर्जी इसने गेन करी। एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में 2 टाइम्स ऑफ QV, इतनी एनर्जी इसने गेन करी, है ना? n रिवॉल्यूशंस में कितना गेन कर लेगा? n रिवॉल्यूशंस में कितनी एनर्जी गेन कर लेगा? n रिवॉल्यूशंस में n टाइम्स ऑफ 2QV। n रिवॉल्यूशन में n टाइम्स ऑफ 2QV। n रिवॉल्यूशन में n टाइम्स ऑफ 2QV। एक बार पार किया, एक बार पार किया, एक्सेलरेट हुआ QV से, फिर पार किया QV से, एक्सेलरेट हो गया, तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में 2QV। n रिवॉल्यूशंस हो गए इसमें, n टाइम्स ऑफ 2QV। समझ में आती है बात? बहुत बढ़िया। और इसी ने तो प्रोवाइड करवाई है काइनेटिक एनर्जी। अरे ये जो n टाइम्स ऑफ 2QV आपने लिखा है, n टाइम्स ऑफ 2QV लिखा है आपने, इसी ने तो प्रोवाइड करवाई है हाफ एम वी स्क्वायर।
और v की वैल्यू उठा के रख दो R=mv/qb से। जैसे आपने रखी, ये एक्सप्रेशन आपको मिल गया इनका, जो कि रटना बिल्कुल भी नहीं है, नहीं रटना है। ठीक है, लिख लो, इतनी बात लिख लो, इतनी बात लिख लो जल्दी से सभी लोग, क्विक। चलो तो बातें बढ़ा देते हैं आगे। लेट्स टेक द डिस्कशन अहेड, हियर वी गो, हियर वी गो, हियर वी गो। चर्चा बढ़ाएंगे हम लोग आगे। इसके बाद हमको क्या देखना है, इसके बाद हमको एक टॉपिक और देखना है जिसकी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, वो है करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब अगर हम लोग चर्चा करें करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड की, तो सवाल ये उठता है कि मान लो ये कंडक्टर है, मान लो कि ये कंडक्टर है, इसमें करंट लगा हुआ है आई, इसमें करंट जा रहा है आई, कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है। और आपने क्या किया, आपने इसको रख दिया मैग्नेटिक फील्ड में, आपने इसको रख दिया मैग्नेटिक फील्ड में। तो बात ये है कि क्या इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखने पे, क्या इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखने पे कोई फोर्स एक्सपीरियंस होगा? क्या इस करंट कैरिंग कंडक्टर को यदि हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो इस पर कोई फोर्स लगेगा? सोचें ज़रा, करंट का मतलब क्या होता है, क्यों, करंट का अर्थ क्या होता है, व्हाट बेसिकली इज करंट? करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इजंट इट? करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। करंट क्या है? करंट है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। बहुत बढ़िया। तो यदि ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, यदि ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, तो बाय डिफॉल्ट चार्ज तो फ्लो हो ही रहा है ना, इस करंट कैरिंग कंडक्टर में चार्ज तो फ्लो हो ही रहा है, बिल्कुल हो रहा है। और अगर करंट नीचे के ऊपर की डायरेक्शन में है तो चार्ज कहाँ पे चल रहा होगा? करंट इज बेसिकली द रेट, करंट इज बेसिकली द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ऐसा मानते हैं हम लोग, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहा है, या तो ऐसा कह लूँ कि पॉजिटिव चार्ज ऊपर जा रहा है, कहने वाली बात है ये तो, है ना? चार्ज तो चल रहा है, पॉजिटिव चार्ज ऊपर की डायरेक्शन में चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, फोर्स तो लगेगा भाई साहब, फोर्स तो लगेगा भाई, हर डायरेक्शन में लगेगा, हर एलिमेंट पे लगेगा। ये मैंने एक एलिमेंटल चार्ज ले लिया, दूसरा एलिमेंटल चार्ज ले लिया, तीसरा ले लिया, चौथा ले लिया, पांचवा ले लिया, छठा ले लिया, तो हर एलिमेंटल चार्ज पे एक फोर्स लग रहा है, लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। देखो, ये लग रहा है फोर्स, ये लग रहा है फोर्स, ये लग रहा है फोर्स, ठीक है? कितना फोर्स लगेगा? डी एफ कह देता हूँ, एक छोटे से एलिमेंट जिसमें चार्ज डी क्यू है, जिसकी लेंथ डी एल है, इस पे जो फोर्स लग रहा है इसको मैंने डी एफ कह दिया, कितना बन जाएगा ये? क्यू वी क्रॉस बी। ओके, ठीक है, लिख दिया, बहुत बढ़िया, लिख दिया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है। वी को क्या लिख सकते हैं? वी को हम लिख सकते हैं, वी को हम लिख सकते हैं डी एल डिवाइडेड बाई डी टी। वी को लिख दिया डी एल डिवाइडेड बाई डी टी क्रॉस बी। दिस इज डी एफ, दिस इज डी एफ, है ना? डी एफ डी एल, सुनते चलना, सुनते चलना। डी क्यू बाई डी टी वाली टर्म क्या बन गई? डी क्यू बाई डी टी वाली टर्म क्या बन गई? डी क्यू बाई डी टी वाली टर्म बन गई करंट, डी क्यू बाई डी टी वाली टर्म बन गई करंट आई। दिस इज आई डी एल क्रॉस बी, आई डी एल क्रॉस बी, आई डी एल क्रॉस बी, दिस इज डी एफ। ठीक है, क्या आपने लिख दिया, क्या ये आपने लिख दिया डी एफ, है ना? कहाँ लिख दिया हमने, अपने पेज पर लिख देते, पहले अपना कंप्लीट कर लेते हैं। आपने लिखा डी एफ, ठीक। अगर इसको आप इंटीग्रेट कर दो, अगर इसको आप इंटीग्रेट कर दो, एफ क्या आ जाएगा?
एफ क्या आ जाएगा, आई एल क्रॉस बी, इंटीग्रल डी एल, एल बन गया, द फोर्स इज आई एल क्रॉस बी, क्या आ गया फोर्स, इतना फोर्स आ गया, इतना फोर्स लग रहा है भैया बॉडी पे, चार्ज करंट कैरिंग कंडक्टर पे इतना फोर्स लग रहा है, ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर पे इतना फोर्स लग रहा है। अब ये सुनना बात ध्यान से, क्योंकि आपने वेलोसिटी ली थी, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट, मतलब इनिशियल एंड फाइनल सेपरेशन। क्या मतलब है इस बात का, इस बात का मतलब ये है, इस बात का मतलब ये है कि अगर ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, अगर ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, जिसमें करंट है आई, और आपने ये बना दिया ए, तो आपने बोला कि पॉजिटिव चार्ज तो ऊपर ही जा रहा है, तो एफ इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, यहाँ फोर्स लग रहा है, कहाँ लग रहा है फोर्स, लेफ्ट साइड लग रहा है फोर्स, और वो फोर्स कितना है, वो फोर्स एफ कितना है, आपने बता दिया कि वो फोर्स है आई, इसकी लेंथ एल मान लो, एल बी, इतना फोर्स है, इतना फोर्स है, इतना फोर्स है, एफ इक्वल टू आई एल बी, ये आपने बताया, ये आपने बताया कि इतना फोर्स है ना, ये आपने बताया कि इतना फोर्स इस पे लगेगा, बिल्कुल। अब यदि मैं ये 2 पॉइंट ले लूँ ऐसे, मतलब कंडक्टर कुछ ऐसा ले लूँ ऐसा, ठीक, ऐसा ले लिया मैंने कुछ, ठीक, तो इसमें अब इनिशियल पॉइंट आपका बन गया ए, फाइनल पॉइंट आपने ले लिया बी। सवाल ये उठता है कि सर इसमें मैं पूरी ये कर्व्ड लेंथ लूँ, या सिर्फ मैं ये इनिशियल फाइनल का सेपरेशन लूँ। आपको इनिशियल फाइनल का सेपरेशन ही लेना है, ठीक है। कितना लगेगा फोर्स, कितना लगेगा फोर्स, कितना लगेगा फोर्स, आई, लेंथ को एल मान लो, एल, ठीक है, ओके, चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, है ना, इतनी बात ठीक है, नाइस नाइस। भाई इसके बारे में ज़रा लिख लेते हैं, थोड़ा इसके बारे में लिख लिया जाए, आपको लिखना हो सामने लिख लो, आगे की बातें करते हैं फिर। हमने बोला कि मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट एलिमेंट, हमने कहा कि मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट एलिमेंट। अब अगर मान लो कि हमारे पास एक छोटा सा करंट एलिमेंट है, छोटा सा करंट एलिमेंट है, ये रहा वो छोटा सा करंट एलिमेंट आई डी एल, ठीक है, और उसकी डायरेक्शन आपने बता दी ये आई डी एल, और आपने मैग्नेटिक फील्ड लगा दी इधर बी, एल क्रॉस बी, कहाँ जा रहा है फोर्स, एल क्रॉस बी, एल क्रॉस बी, एल क्रॉस बी, एल क्रॉस बी, कहाँ जा रहा है फोर्स, फोर्स जा रहा है अंदर, ये डी एफ है अंदर। एक एलिमेंट के कारण लगने वाला फोर्स आपको लिखना आता है, हम सभी को आता है ना, एलिमेंट के कारण लिखने वाला फोर्स, कोई नई बात तो नहीं है, जो मैंने डेरिवेशन करवाया ना, ये ध्यान में रखो, एक एलिमेंट लिया, उसका फोर्स लिखा, एलिमेंट लिया, उसका फोर्स लिखा, उसका फोर्स लिखा, उसका फोर्स लिखा, और उसको फिर हमने क्या कर दिया, तो हमने कर दिया इंटीग्रेट, हमने कर दिया इंटीग्रेट, हमने कर दिया इंटीग्रेट, इनिशियल से फाइनल, इनिशियल से फाइनल, तो ये आ गया आपका एक्सप्रेशन, एफ इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, खेल खत्म। इंटीग्रल डीएल वेक्टर इज द सम ऑफ ऑल द लेंथ एलिमेंट्स फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट्स, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। आओ जरा अब एक केस देखते हैं, थोड़ा विस्तार में देखते हैं, थोड़ा चौड़े में देखते हैं, बड़े में देखते हैं एकदम। ये दो करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं, जिसमें सेम डायरेक्शन में दो हैं, लेकिन एक एक करके मैं बात कर रहा हूं। जैसे ही मान लो एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट ऊपर है, कंडक्टर नंबर ए, इसमें करंट है ऊपर, तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी
वो कुछ ऐसी होगी, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कुछ ऐसी होगी, ऐसी होगी। इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ ऐसी होगी, ऐसी होगी ना, बिल्कुल होगी। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ ऐसी होगी, ठीक है, बिल्कुल ऐसी होगी। अब एक दूसरे एलिमेंट को जिसमें खुद में भी करंट है कुछ, आपने यहां रख दिया। एक दूसरे एलिमेंट को के अंदर भी करंट है, इसमें करंट है, अब इसमें भी करंट है। आपने अगर इसको इसके पास रख दिया तो ए की मैग्नेटिक फील्ड के कारण बी पे एक फोर्स लगना चाहिए कि नहीं चाहिए? ए की मैग्नेटिक फील्ड के कारण बी पे एक फोर्स लगना चाहिए, बिल्कुल लगना चाहिए। तो पहले तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताओ। 1 2 कर देते हैं, इसको 1 कह देते हैं, इसको 2 कह देते हैं। तो B1 की वैल्यू कितनी होगी? B1 को आप लिखोगे B इक्वल टू, इन्फाइनाइट वायर है ना, क्या होता है इन्फाइनाइट वायर के लिए? म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, यही होता है इन्फाइनाइट के लिए। आई क्या लूँ मैं? ये I1 है, ये I2 है, दिस इज I1, दिस इज I2। तो मैं तो 1 की बात कर रहा हूँ ना, तो मैं 1 ही लूंगा, करंट पहले वाले का ही लूंगा मैं, तो मैंने इसको I1 ले लिया। B1 के कारण प्रोड्यूस हुई मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन क्या है? इसकी डायरेक्शन है इनसाइड। B1 की डायरेक्शन क्या है? B1 की डायरेक्शन है इनसाइड। B1 की डायरेक्शन क्या है? B1 की डायरेक्शन इनसाइड। अब आपने बताई फोर्स की बात, L क्रॉस B, L क्रॉस B। तो अगर मैं फोर्स की बात करूं, कौन से फोर्स की? फोर्स एक्टिंग ऑन द सेकंड वायर ड्यू टू 1, दैट इज गोइंग टू बी I, किसका I? सेकंड का I। L लेंथ ऑफ द कंडक्टर है ना, क्रॉस B1। अब एंगल 90 डिग्री है, L और B के बीच का एंगल, L और B के बीच का एंगल 90 डिग्री है, इसलिए मैं डायरेक्टली साइन वाली टर्म हटा रहा हूं, लिख देता हूँ थीटा इक्वल टू 9। खुश? I L क्रॉस B1, ठीक है। तो ये बन गया I2L, B1 की वैल्यू म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाय 2 पाई R। तो यह है फोर्स एक्टिंग ऑन द सेकेंड वायर, और इसकी डायरेक्शन क्या है? इसकी डायरेक्शन क्या है? इसकी डायरेक्शन है L क्रॉस B, यानी लेफ्ट में। इसकी डायरेक्शन है L क्रॉस B, यानी लेफ्ट में। दिस इज फोर्स एक्टिंग ऑन द सेकेंड वायर ड्यू टू 1। ठीक है, फोर्स एक्टिंग ऑन दी सेकेंड वायर ड्यू टू 1। अब इसी तरह से अगर मैं फोर्स ऑन द फर्स्ट वायर ड्यू टू सेकेंड निकालूं, फोर्स ऑन द फर्स्ट वायर ड्यू टू सेकेंड निकालने की कोशिश अगर हम लोग करें, देखते हैं फिर क्या होगा। पहले वाला जो सेकेंड वाला जो वायर है, इसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी खुद की कुछ मैग्नेटिक फील्ड है। जो सेकेंड वायर आपने बनाया है, जो सेकेंड वायर आपने बनाया है, इसकी खुद की कुछ मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसी 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 ऐसी। इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बाहर की डायरेक्शन, तो बाहर आती। अगर मैं B2 की बात करूं, तो B2 में कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? B2 में रिप्रेजेंट करूंगा डॉट से, B2 में रिप्रेजेंट करूंगा डॉट से, बाहर आ रही है। तो L क्रॉस B, L क्रॉस B यहां जा रहा है, हम कहाँ जा रहा है? हम जा रहा है इधर, ठीक है, हम जा रहा है इधर। तो दिस इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। और मैग्नीट्यूड निकाल के देखना, एग्जैक्टली इतना ही आएगा। मैग्नीट्यूड निकाल के देखना, एग्जैक्टली इतना ही आएगा। I1 I2 ऐसे लिख देते हैं इसको, यू नॉट I1 I2 L डिवाइडेड बाई 2 पाई R। तो हमको ये पता चला, हमको ये पता चला कि फोर्स एक्टिंग ऑन दी फर्स्ट वायर ड्यू टू सेकेंड इक्वल्स माइनस टाइम्स ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द सेकेंड वायर ड्यू टू 1। और स्पेसिफिकली हम लोग फोर्स की बात ना करके बातें करना चाहेंगे फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ की। इसकी फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ की, वो एक ज़्यादा टेक्निकल डिस्कशन होगा। म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई R।
ठीक है, इतनी बात लिख ली सबने। चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, मज़ा आ गया। तो यही पूरा डेरिवेशन मैंने आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में भी दे के रखा हुआ है, इसको आराम से देख लेना आप। मैग्नेटिक फील्ड हमने दोनों की लिख दी, उनकी डायरेक्शंस लिख दी हमने 1 और 2 की। उसके बाद फोर्स का एक्सप्रेशन I L B, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ये बना दिया आपने दोनों कंडीशंस। अब अगर मान लो कि दोनों वायर्स में सेम डायरेक्शन में करंट है, अब अगर मान लो कि दोनों वायर्स में सेम डायरेक्शन में करंट है तो क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। और अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में, करंट अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या होगा? तो रिपल्शन होगा। तो क्या होगा? तो रिपल्शन होगा। ठीक, क्लियर है इतनी बात? तो चलो इसके आगे का डिस्कशन करेंगे हम लोग अगले सेशन में। तब तक के लिए सभी लोग ओके, टाटा बाय। इतनी बातों को अच्छे से रिवाइज करके आना। इसके बाद होगा इस पे प्रैक्टिस सेशन, इन सभी का हम लोग रखेंगे एक प्रैक्टिस सेशन आफ्टर दिस सेशन, और माइट बी ऑन संडे। नहीं, इस संडे को तो नहीं हो पाएगा, अगले संडे को रखेंगे प्रैक्टिस सेशन ऑन मैग्नेटिज्म। तब तक सारे सेशंस रेगुलरली रिवाइज करते चलो, अपने नोट्स बनाते चलो, और जितने भी न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं वो करना। अब जैसे आज मैं होमवर्क वाले क्वेश्चंस नहीं ले पाया, लेकिन उसको हम लोग सेपरेटली ले लेंगे, ये मत सोचना कि हम करने नहीं वाले हैं, करेंगे बिल्कुल। ठीक है, चलिए ओके, टाटा बाय, थैंक यू।